प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास जालोर राजस्थान से। इनकी माता जी ने इनकी कुंडली भेजी है और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये कुंडली तुला लग्न की बनी है और लग्न का मान 24 अंश का है, जो वृद्धावस्था को प्राप्त करने वाला है या वृद्धावस्था का लग्न है। लग्न के अधिपति 12वें भाव में नीच के बैठे हैं। मंगल दशम स्थान में केतु के साथ नीच के बैठे हैं। गुरु चतुर्थ स्थान में नीच के बैठे हैं। जहां दोनों ही ग्रह नीच के हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की उच्च राशि को देख रहे हैं, मतलब अपनी राशि से उच्च को देख लिए और यहां से गुरु ने देख लिया, तो दोनों ने परस्पर एक दूसरे का नीच भंग कर दिया है। द्वितीय भाव खाली है, लग्न खाली है, तृतीय खाली है, पंचम भाव भी खाली, षष्ठम भाव खाली, सप्तम अष्टम सारे भाव लगभग खाली हैं। नवम स्थान में चंद्रमा मिथुन राशि का निर्माण कर रहे हैं और आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं 6 अंश के, जबकि दशम स्थान में दिग्बली मंगल नीच के हैं, पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना फल पूरा करते रहेंगे। और 2 अंश के 27 कला के पुनर्वसु नक्षत्र के केतुदेव। 12वें भाव में शुक्र शनि सूर्य बुध ये सारे ग्रह बैठे हैं। 12वें भाव में सूर्य बुध शुक्र और शनि बैठे हैं। इसके साथ साथ अध्ययन करेंगे तो जन्म कुंडली में यहाँ पे वृष राशि का निर्माण हो रहा है। यहाँ के अष्टम भाव के अधिपति यहाँ के लग्नेश हो रहे हैं और शुक्र राहु के साथ बैठे हैं, जबकि तृतीय भाव के स्वामी होकर के चंद्रमा अष्टम भाव में ये थोड़े कमजोर परिणाम देंगे। केतु मंगल सूर्य और गुरु ये चारों ग्रह एक साथ तृतीय भाव में, जहां उच्च के गुरु नीच के मंगल का नीच भंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ बुध अपने मित्र के साथ दशम स्थान में बैठे हैं, पंचमेश होकर के दशम भाव में बैठे हैं स्वग्रही शनि के साथ। जबकि दशमांशा चक्र में यहाँ के भाग्य भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश लग्न में मित्र शनि के साथ बैठे हैं। दिग्बली मंगल सूर्य मित्र की राशि में, चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे से नवम पंचम के संबंध में, जबकि गुरु यहाँ चंद्रमा और सूर्य दोनों पे दृष्टि डाल रहे हैं। ये एक अच्छी बात होगी। ये ग्रहों का जो प्रभाव है ऐसा, इसमें जानना आवश्यक क्या रहेगा, इस कुंडली को समझने में आपको देखने के बाद आपको फायदा ये होगा, देखने का लाभ ये होगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके पिता का सुख कितना मिल रहा है, उसके पिता का बर्ताव व्यवहार कैसा है, उस जातक के माता और पिता का संबंध आपस में कैसा है और कैसा रहने वाला है, ये जानेंगे आप। इसके साथ व्यक्ति के जीवन में चुनौतियों का सामना कितना उसको करना पड़ेगा, उसकी आत्मा, उसका प्रभाव, उसका बल, उसका धन, उसका धर्म, उसकी चिंता किन क्षेत्रों से आ सकती है, इन सभी विषयों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले बात होगी आज के कुंडली विश्लेषण के पंचांग की, जहां सबसे पहले बात करते हैं, जन्म होता है जातक का कार्तिक माह में। कार्तिक माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो थोड़े जिद्दी होते हैं और कई बार इनके जो कृत्य होते हैं, मतलब इनकी जो हरकतें होती हैं, जो इनका क्रियाकलाप होता है, वो कई बार थोड़ा ऐसा बेमन का भी होता है। मतलब कुछ ऐसे काम ये करेंगे जो बिना मन का हो। दक्षिणायन में चंद्रमा सूर्य, ये दोनों, दक्षिणायन में चंद्रमा तो हालांकि नहीं, पर सूर्य देव थोड़े कमजोर हो जाते हैं, जबकि शनि मंगल राहु केतु बलवान हो जाते हैं पापग्रह होकर के। शरद ऋतु में जातक का जन्म हुआ है। शरद ऋतु में जन्मे लोगों को थोड़ा आलसी होते देखा गया है। शनिवार को जन्मा है जातक, इस वजह से थोड़ा असंतोषी प्रवृत्ति का होगा। जीवन में थोड़ी थोड़ी समस्याएं भी बनी रहती हैं और व्यक्ति को चाहे कितना भी धन हो जाए, अगर आप उसे पूछेंगे कि क्या आवश्यकता है, तो मतलब फिर भी कुछ ना कुछ कहता रहेगा कि हाँ मुझे ये चाहिए। कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास धन और चिंतन, इसके साथ व्यक्ति का व्यवहार और उसकी संतान उत्पादक शक्ति बनी रहती है। आर्द्रा नक्षत्र भगवान भोलेनाथ का नक्षत्र है, जो सभी रोगों के मूल हैं और जड़ हैं। ऐसे जातक जो आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे हैं, उन्हें ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसके साथ साथ पीपल के वृक्ष की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। साथ ही साथ प्रदोष का व्रत करना चाहिए। सफेद चंदन शिव जी पे लगाना चाहिए और स्वयं भी चंदन हमेशा अपने मस्तक पे विराजमान रखना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके अपने पेट को साफ रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और वात जनित बीमारी पेट में न पैदा हो, इसकी कोशिश करते रहने की आवश्यकता होती है। वरीयान योग ये ठीक ठाक है, जबकि शूद्र वर्ण और मनुष्य गण के कारण व्यक्ति के जीवन में कभी कभी ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, मोह मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, ये सब चीजें रहती हैं। शूद्र वर्ण के कारण कई बार व्यक्ति में सिर्फ अपने ऊपर
केंद्रित होना और दूसरों की परवाह कम करना, पहले अपनी सुरक्षा करना, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचना, पहले अपनी सुविधा के बारे में विचार करना, फिर दूसरों के बारे में सोचना। मतलब पहले वो मैं पे आता है, उसके बाद फिर दूसरे पे जाता है। यह सामान्यतया बहुत ही उच्चस्थ दार्शनिकता का सिद्धांत नहीं है, जहां आपका ध्येय हमेशा पहले दूसरों को सुख और खुशी देने की होनी चाहिए। उसके बाद आप पहले नंबर पे दूसरों को रखें, दूसरे नंबर पे आप तीसरे नंबर पे, सबसे अंतिम पायदान पे आप अपने आप को रखें। तो इससे धर्म और समाज की सुरक्षा भी होती है और आप अपने मानवता का सच्चे अर्थ में परिभाषा भी सिद्ध कर पाते हैं। ये बात हमेशा ही याद रखनी चाहिए। जरा ध्यान से देखेंगे, तुला लग्न की कुंडली में लग्न का मान 24 अंश बना है। ये प्रबुद्ध लग्न नहीं है, पर हाँ अनुभवी तो जरूर है। प्रबुद्ध लग्न का अर्थ ये होता है कि यहाँ पे कभी कभी आपको एनर्जी में कमजोरी देखने को मिलेगी, कभी स्वास्थ्य में कमजोरी देखने को मिल जाएगी। जबकि लग्न के अधिपति 12वें भाव में नीच के होंगे तो कई बार व्यक्ति के चरित्र चिंतन को गड़बड़ करने वाले बनेंगे। यहाँ व्यक्ति कई बार आलसी होगा, प्रमादी होगा, कड़वा बोलने वाला होगा। और गुरु राहु के साथ बैठे हैं तो मन विक्षिप्त, मन परेशान, मन चिंतित, घर में चिंता और कलह का कारण। और जन्म कुंडली में मंगल नीच के, जिसके अधिपति चंद्रमा जन्म कुंडली में 9वें भाव में बैठे हैं, तो पिता हैं जरूर, पर केंद्र में जो 2 ग्रह नीच के बैठे हैं तुला लग्न की कुंडली के लिए, न तो मंगल अच्छे होते हैं न तो गुरु अच्छे होते हैं। पर यहाँ पे व्यक्ति के जीवन में ये दोनों ग्रह केंद्र में आ गए और गुरु राहु के संपर्क में आ गए, अंश बल में। हालांकि काफी दूरी है, पर फिर भी राहु और केतु जो हैं, वो जिसमें राहु केतु 2 अंश 27 कला के हैं और मंगलदेव 2 अंश 39 कला के हैं। वहां पे मंगलदेव आगे हैं, तो कला विकला में जो ग्रह आगे होगा उसको जीती हुई संज्ञा दी गई है। लेकिन ग्रह नीच का है और दोनों ही ग्रह परस्पर नीच के हैं। इस वजह से पिता जो होते हैं उनको अपने व्यवहार पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से जब आप एक परिवार को संभाल नहीं सकते, परिवार को सही दिशा में लेके नहीं जा सकते, आप अपने ही सत्कर्म पे अपना फोकस बढ़ा नहीं सकते, तो इस तरीके से नुकसान होगा और उससे बच्चों का नुकसान होता है और निश्चित रूप से पति पत्नी का दाम्पत्य तो खराब होता ही है। तो यहाँ पे जो पिता का प्रभाव दिख रहा है ये जातक को परेशान कर रहा है, जातक के सामाजिकता को परेशान करेगा और इतना ही नहीं, उसके भविष्य को भी और उसके सुखों को भी परेशान करने वाला होगा। जरा ध्यान से देखें तो इस कुंडली का मारक ग्रह है। लगातार 3 दिन से सिर्फ तुला लग्न की ही कुंडली आ रही है। कल भी मैंने तुला लग्न की ही कुंडली देखी थी, परसों दिन भी तुला लग्न की ही कुंडली थी। तो तुला लग्न की कुंडली के लिए वृश्चिक राशि बनती है 2 भाव में, नीच के बैठे हैं। 7वें भाव के अधिपति होते हैं मंगल, नीच के हैं। तो ये दोनों भाव के स्वामी जब मंगलदेव नीच के होंगे तो व्यक्ति के माता और पिता के बीच मतभेद को बढ़ाने वाले होंगे। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति के निर्णयों को भी कमजोर करने वाले हो जाते हैं। मतलब हमें यहाँ पे निर्णय बहुत ही सामान्यतया, बहुत सावधानी से, सजग होकर के पूरे होशो हवास में निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। चाहे विवाह हो, चाहे मित्र हो, चाहे घर का चयन हो, चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना हो, जब कभी भी आप कोई काम कर रहे हो तो आपको निश्चित रूप से वहां पे सावधान रहना ही होगा। तो ये मैंने आपको इतनी बात बताई है। जरा ध्यान से देखेंगे कुंडली को, तो बुधदेव 12वें भाव में बैठे हैं और होते हैं 9वें भाव के स्वामी। 9वें भाव के स्वामी है इस कुंडली के योग कारक, बल्कि राजयोग कारक ग्रह हैं, स्वग्रही बैठे हैं। पर एक सिद्धांत है कि सूर्य, बुध और शुक्र जब तीनों एक साथ बैठेंगे तो व्यक्ति के दाम्पत्य को भी वैसे ही परेशान करेंगे। इस वजह से ऐसी स्थिति ना आए, हमें बहुत सावधान होना होगा कि हमारा विवाह भी निश्चित रूप से बहुत ही उत्कृष्टता को प्राप्त करे और निरंतर उच्च आदर्शों को स्थापित करता रहे। 12वें भाव में शनिदेव इस कुंडली के लिए चतुर्थेश और पंचमेश होकर के 12वें भाव में बैठे हैं इस अवस्था में, और चूंकि गुरु राहु के संपर्क में बैठे हैं, इस कारण से व्यक्ति के एजुकेशन में भी और जो प्रेम और जो दया, जो सहिष्णुता उसे प्राप्त होनी चाहिए, अपनी परंपराओं से, अपने पूर्वजों से जो प्रेम प्राप्त होना चाहिए, उसकी कमजोरी, पढ़ाई में जितनी अंक की आवश्यकता होती है उतना अंक ना मिले, जितनी मेहनत करे व्यक्ति उतनी सफलता में उतने अंक ना जुड़े, ये सारी चीजें शनि के कारण देखने को मिल रही हैं। इतना ही नहीं, वहां व्यक्ति के बीपी, शुगर, पेट, गैस, पेट में गैस की समस्या, ये सब भी कहीं ना कहीं बनते हुए देखे जा रहे हैं। ग्रहों को अगर समझेंगे तो लग्न के अधिपति 12वें भाव में और सूर्य बुध के साथ बैठे हैं, ये ठीक नहीं होता। 2 भाव के अधिपति नीच के
सप्तमेश नीच के एक सिद्धांत ये काम करेगा कि मारक ग्रह कमजोर है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जिस भाव में होकर के वो बैठे हैं यहां से उसके निर्णयों को कमजोर कर सकते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। मारक क्षमता ग्रह ने कम की, लेकिन मंगल जिस चीज के कारक होते हैं उनका भी तो प्रभाव उन्होंने कमजोर किया। तो मंगल नीच के हो जाने से कहीं ना कहीं व्यक्ति के आत्मविश्वास, साहस, धैर्य, पराक्रम, चेहरा मोहड़ा, द्वितीय भाव के स्वामी है तो वो चेहरे का अधिक भाव होता है। नित्य निरंतर आपके जीवन में काम आपको मिलना चाहिए, तो ऐसे में गड़बड़ी हो जाती है कि व्यक्ति कुछ समय तक, कई कई महीनों तक रोजगार के लिए भटकता रहता है, परेशान रहता है। इस तरीके की स्थितियां देखने को मिलती हैं। जबकि तीसरे भाव के स्वामी होकर के राहु के साथ बैठे हैं, व्यक्ति मेहनत स्वयं बहुत अच्छा करता है, पर मंगल नीच के, तृतीय भाव के अधिपति मंगल और इस भाव के कारक मंगल नीच के हो गए, इस भाव के अधिपति गुरु भी नीच के हो गए। तो प्रथमतया व्यक्ति को खुश होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के मन को शांत करना आवश्यक होगा। किसी भी तरीके से पति और पत्नी आपस में भी, और माता और पिता, इन दोनों को एक सूत्र में बांधने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। नहीं तो ये फिर समस्या दिनों प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और ये इसका जो संक्रमण है वो जातक को भी परेशान कर सकता है। मतलब कहते हैं ना कि बच्चे को अगर उच्चतम संस्कार नहीं दिए जाएंगे, और मैं इस कुंडली को एक लाइन में कह सकता हूं, क्योंकि पिता भाव, पिता के अधिपति, पिता के दोनों कारक, पिता को मैं दो कारक ग्रहों से देखता हूं, एक सूर्य से भी देखता हूं और एक गुरु से भी देखता हूं। तो ये सारे के सारे भाव और सारे के सारे कारक ग्रह कमजोर हो रहे हैं। ये भाव कमजोर क्योंकि मंगल नीच के, मंगल ने अपना परिणाम दिया है दिग्बली होने के कारण। ग्रह किस भाव में नीच का हुआ है ये बड़ा मायने रखता है। तो यहां नीच के हुए हैं तो उन्होंने जातक को उग्रता, व्यग्रता, चिंताएं, निर्णय लेने में गड़बड़ी, ये सब भी करवा रहे हैं। दिग्बली हैं तो बलवान भी हो रहे हैं, लेकिन चूंकि ये एक स्थिति के आधार पर तृतीयेश और तृतीय के कारक, पिता के कारक गुरु भी होते हैं, पिता का सुख सूर्य से भी देखा जाता है, पिता भाव भी कमजोर हो रहा है। इस वजह से सबसे ज्यादा इस कुंडली की जिम्मेदारी पिता के ऊपर बनती है, और सत्कर्म करके अपने कृत्य से अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश देने की आवश्यकता होगी, अन्यथा जातक भी ढूलमूल हो जाएगा और फिर वो भी ऐसे कुकर्म कर दे, ऐसे कुकृत्य कर दे जिसके कारण पिता की नाक कटती है। नीच मंगल वालों पे विश्वास मैं नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। नीच के मंगल व्यक्ति को कई सारे गलत कृत्य करवा देता है। नीच का मंगल व्यक्ति को असहनीय कष्ट दे देता है। नीच का मंगल व्यक्ति को गोली, बारूद, बंदूक, पानी, समुद्र, ऊंचे पहाड़, गलत निर्णय, गलत लोगों से प्रेम करना, गलत विवाह में जाना, ये गलत मैत्री में जाना, गलत भवन में रह जाना, ये इस तरीके की समस्या नीच के मंगल देते हैं। और इस वजह से मैं ये बात आपको पहले ही आगाह कर देता हूं। चतुर्थ स्थान में गुरु नीच के हैं, दोनों ने परस्पर देखा, वो बात मैंने कही थी, पर वो सामान्यतया मैं उसे बहुत उत्तम भी नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे वो राहु के संपर्क में है, इस भाव का अधिपति 12 में है। लेकिन एक अच्छी बात जरूर है कि बुध 12वें भाव में स्वग्रही हो रहे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, राहु से दृष्ट हैं, तो एक अच्छी बात होगी कि व्यक्ति कम से कम चाहे कैसे भी करे धन सही जगह पे खर्च करता है, उसका धन गलत जगह पे खर्च नहीं होता, और वो ब्राह्मणों को देने वाला भी होता है। मतलब उसके घर पे निरंतर ब्राह्मणों का आवागमन बना रहता है। वो शत्रुओं को मारने वाला होता है, शत्रुओं से कभी भी हारने वाला नहीं होता। शत्रु का अर्थ मनुष्य ही नहीं, शत्रु का अर्थ आपके जीवन में विषम परिस्थितियों के निर्माण होने के बाद आप उसको कैसे टैकल करते हैं, इसे भी कहता हूं। तो यहाँ पे जो बुध बैठे हैं वो ठीक बैठे हैं, मतलब यहाँ पे ग्रंथकार इसे अच्छी बातों में लेके जाते हैं। पंचम भाव के अधिपति होकर के 12 में एजुकेशन सिस्टम में कमजोरी, पढ़े कुछ और, नौकरी कहीं कुछ और करे, कई बार तकनीकी शिक्षाओं को पढ़ने वाला होता है, कानून की जानकार, कानून से समझ, शिक्षकीय गुणों से युक्त, बैंकिंग और फिनेंस को समझने वाला, विदेशी शिक्षा को समझने वाला, विदेशी प्रवास करने वाला, ये सब स्थितियां भी जन्म कुंडली में बन रही हैं। छठवें भाव के अधिपति चतुर्थ में और दशम को देख रहे हैं, ये भी नौकरी का योग लगाता है। चंद्रमा पहले ही शुभ ग्रह है, इस वजह से व्यक्ति को सरकारी नौकरी का योग लग जाता है, या व्यक्ति पूर्वजों के कृत्य को भी कर सकता है। अगर उनके पिता जो काम करते आए हों या जो उनके पूर्वज करते आए हैं वो काम भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। सप्तम स्थान के अधिपति का नीच का होना, द्वितीय नीच के हैं, विवाह के सुखों को कई बार वो कमजोर कर सकते हैं, इस वजह से बहुत सावधान होना होगा। कुंडली हालांकि मंगलिक नहीं है, पर फिर भी मंगल के नीच होने से धैर्यहीनता, उद्वेगी स्वभाव, और कई बार व्यक्ति सामाजिकता
में कमजोरी होती है उसको, और कई बार वो उतनी मददगार नहीं होता लोगों के लिए या समाज के लिए, लोगों के लिए, जितनी एक होनी चाहिए, जितनी स्थिति होनी चाहिए। अष्टम स्थान के अधिपति 12वें भाव में नीच के हैं। ऋण में न जाएं, ऋण लेने से पहले सावधान रहें। ऋण का लेना देना किसी को दे नहीं कोशिश करें बहुत ज्यादा। दूसरा कि व्यक्ति महिलाओं के संपर्क में जाएगा तो कुछ कई बार नुकसान भी होगा। मतलब इसका अर्थ है कि वो उसको व्याभिचारता का दोष उसके जीवन में नहीं लगना चाहिए। अपने पत्नी और अपने दाम्पत्य के प्रति पूर्णतया कृतज्ञ हो, और किसी भी विवाह के बाद विवाहोपरांत संबंध में जाने पे गुप्त रोगों की समस्या हो सकती है, पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है, निरंतर व्यक्ति के जठराग्नि में कमजोरी हो जाती है या कमजोर वो होते देखा जाता है। जठर नाम की अग्नि हमारे पेट में होती है, पाचन तंत्र को मजबूत करती है। वृक नाम की अग्नि भीमदेव के पेट में थी, इसी वजह से उन्हें वृकोदर कहा गया था। वो बहुत प्रबल थी, वो इतनी प्रबल थी, वृकोदर उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनकी पाचन शक्ति इतनी तीव्र थी। भीमदेव की, जो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव में से पांचों पांडवों में से जो भीम दादा थे, उनके पास पाचन शक्ति इतनी थी कि वो विष भी पचा जाते थे, सर्प के विष तक पचा जाते थे, महान कालकूट विष पचा जाते थे। ऐसा तो यहां पे जठराग्नि कमजोर हो जाती है। अगर आपकी कुंडली के शुक्र कमजोर हो जाते हैं तो, शुक्र कमजोर होंगे तो क्या क्या होगा? आपके वीर्य क्षमता, आपके पाचन तंत्र, आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है, डिटेल एनालिसिस, उसके बाद रिसर्च, भविष्य देखने की शक्ति, मंत्र और कंसंट्रेशन में कमजोरी, पिता, बहन, बेटियां, महिलाएं, जातिकाएं हैं, उनसे मैत्री ना हो, उनसे नुकसान होता रहे, तो ये सारा सुख। इसके बाद टेस्ट गड़बड़ होता है, गलत निर्णय व्यक्ति लेता है, गलत मित्री में जाता है, गलत जगह पे पैसा खर्च कर देता है। हालांकि उसके बुध के प्रभाव के कमजोर होने के कारण, बुध के बलवान होने के कारण ये भाव थोड़ा कमजोर होगा, व्यय वाला, लेकिन बाकी तो शुक्र के कारण इतनी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। नवम स्थान के अधिपति 12 में, ये ठीक बैठे हैं। दशम स्थान के अधिपति नवम में, ये ठीक बैठे हैं और व्यक्ति को धर्म कर्म में जोड़ करके कम से कम रखेंगे। मतलब बुध और चंद्रमा के कारण ये बात देखने को मिल जाएगी। उसके बाद एकादशवें भाव के अधिपति 12वें में, विदेशों में जाने का योग भी लगा हुआ है। जन्म स्थान से व्यक्ति दूर भी जाना चाहे तो जा सकता है। और 12वें भाव के अधिपति 12वें में, ये चीजें तो ठीक बन रही हैं। ग्रहों को समझते हैं कि एक ग्रह नवांश में और दशमांश में कैसा है और एक एक ग्रहों का संबंध कैसा बन रहा है। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रमा से। अब बात करते हैं सबसे पहले चंद्रमा की। चंद्रमा इस कुंडली के दशम स्थान के अधिपति हैं, पंचम में बैठे हैं या नवम में बैठे हैं, कहीं भी इस कुंडली के लिए अगर केंद्र या त्रिकोण से संबंध बनाते हैं दशम स्थान के अधिपति, तो वो बलवान हो जाते हैं। और विशेषतया उनका संबंध जब त्रिकोण से हो जाए तो ये मजबूत केंद्र और मजबूत त्रिकोण, जब इनका संबंध आपस में बनेगा तो ये कुंडली की सबसे अच्छी बातों में से एक होगी। चंद्रमा 6 अंश 59 कला आर्द्रा नक्षत्र, मिथुन राशि, उसका स्वामी उनसे चौथे बैठा है अपने ही राशि में, इस वजह से ये चंद्रमा यहां से भी बलवान हो जाएंगे। ऊपर से इस कुंडली में वो केंद्र के अधिपति त्रिकोण में, लेकिन कमजोरी क्या होगी कि ये नवांश चक्र में जा रहे हैं, तीसरे भाव के स्वामी हो रहे हैं और अष्टम में जा रहे हैं। ये एक कमजोरी वाली बात देखने को मिलेगी, जहां अपनी दशा काल में जातक को कई बार स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि यहां चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हैं, तृतीयेश होकर के सूर्य, मंगल और गुरु तीनों ही तीसरे भाव में बैठे हैं। ये नेष्ठ भाव होते हैं। इस दशा काल में चंद्रमा में गुरु, चंद्रमा में मंगल, चंद्रमा में सूर्य, ये कभी कभी जातक को स्वास्थ्य से संबंधित और मानसिक रूप से परेशान करने के कारण बनेंगे। वहीं नवमांश के बाद दशमांशा चक्र में धन भाव के स्वामी होकर के व्यक्ति को मेहनत से धन कमाने की तरफ आगे बढ़ाएंगे। मतलब आपको चंद्रमा की दशा में मेहनत करनी होगी। जबकि सूर्यदेव इस कुंडली के लाभ के अधिपति हैं, 12 में बैठे हैं, 12वें भाव में हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, 22 अंश के थोड़े कमजोर होकर के। 12वें भाव में सूर्य उतने मजबूत नहीं माने गए हैं, यहाँ व्यक्ति के आत्म तत्व को परेशान करते हैं। हालांकि इस कुंडली के लिए जो योग कारक और आत्मकारक, योग कारक नहीं आत्मकारक जो ग्रह बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के 6वें भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। आत्मकारक ग्रह इस कुंडली का राजा हो जाएगा। तो आत्मकारक ग्रह कौन बना? इस कुंडली के लिए आत्मकारक अगर बनते शनिदेव, बुधदेव या चंद्रमा, सूर्य या शुक्र बनते
तो और भी अच्छी बात हो जाती। लेकिन आत्मकारक ग्रह के पास कौन सा भाव है? तीसरा और छठा। इस कारण से ये कई बार जातक को पूर्णतया बलवान नहीं बनने देंगे, या इसमें यह कह सकते हैं कि उनका बल उस मजबूती के साथ प्रखरता से प्रकट नहीं होगा। लेकिन फिर भी आत्मकारक ग्रह के रूप में, आत्मकारक ग्रह के बारे में अगर मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं डिग्री पे, तो आत्मकारक ग्रह कुंडली का सर्वमान्य राजा होता है, जिसके ही अंतर्गत सारे ही ग्रह, उसके मंत्री, उसके राजकुमार, उसके सैनिक और उसके सिपाही बनकर के उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। यहां पे दो राजा बनेंगे, एक लग्नेश शुक्र राजा बनेंगे और दूसरे देवगुरु बृहस्पति राजा बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के आत्मकारक ग्रह सर्वाधिक अंशों के साथ उपस्थित होने के कारण राजा बनेंगे, और शुक्रदेव इसलिए राजा बनेंगे क्योंकि वो इस कुंडली के लग्नेश है। सूर्यदेव इस कुंडली में आत्मकारक के बाद अमात्यकारक ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे। 22 अंश के बैठे हैं हस्त नक्षत्र में, व्यक्ति को इमोशनल बना रहे हैं, और इमोशनली कई बार व्यक्ति अपना धन व्यय कर रहा है, और कई बार वो इमोशनल कनेक्शन के कारण बदलाव ही नहीं ले पा रहा है। वहीं सूर्य नौमांश चक्र में कर्क राशि के बैठ रहे हैं, आश्लेषा नक्षत्र में दशमांशा चक्र में वो तृतीय भाव के स्वामी होकर के मित्र की राशि में बैठे हैं, मित्र से दृष्ट भी हैं। तो कर्म क्षेत्र के लिए सूर्य की दशा अच्छी जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में, जैसे पेट की परेशानी, जैसे हेडेक हो, आधे सर का दर्द हो, कई बार पित्त गड़बड़ करे, हड्डियों में परेशानी हो, निर्णय गलत हो, गलत मैत्री में जाए, ये इस तरीके की समस्या देखने को मिल रही है। नौमांश चक्र के आधार पर वो चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में उच्च के गुरु के साथ बैठे हैं, तो गुरु में सूर्य का अंतर अच्छा जाए या सूर्य में गुरु का अंतर अच्छा जाता है। मंगल देव आपकी कुंडली में दिग्बली हैं, 2 अंश के पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु से दिखे जा रहे हैं, दृष्ट है, इस वजह से कम से कम उनके पास एक सामान्यतया लौट करके वापस बल की प्राप्ति हो जाती है। नौमांश चक्र में भी वो ग्रह बलवान हो रहा है क्योंकि कर्क राशि में ही बैठ रहा है। दशमांशा चक्र में भी वो दशम स्थान से संबंध बना रहे हैं, इस वजह से वहां भी वो जातक को सरकारी नौकरी देने वाले बन रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति प्रोफेसर बन सकता है, लेक्चरर बन सकता है, और उसके बाद वो पिता के कारोबार को संभाल सकता है। ये दोनों ही चीजें सरकार से संबंधित ही होती हैं, पिता भी सरकार ही स्वरूप होते हैं। तो यहाँ पे मंगलदेव जन्म कुंडली में वर्गोत्तम ग्रह होने के कारण बलवान हो जाएंगे और जातक को लाभान्वित करेंगे अपनी दशा काल में। हालांकि मारक ग्रह हैं, इस वजह से हमें उस दशा काल में स्वास्थ्य के बारे में और अपने सामाजिक छवि को मजबूत बनाने के लिए पूरी मेहनत भी करनी होगी। पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे होने से उनके पास धर्म की समझ होगी। नवांश चक्र में वो आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, कभी कभी पत्नी और दाम्पत्य को लेकर के व्यक्ति इमोशनल होता रहेगा, और दशमांशा चक्र के आधार पर वो सरकारी नौकरी में अपना करियर बनाते हुए देखा जा रहा है। बुध जो जन्म कुंडली में बैठे हैं वो 12वें भाव में व्यक्ति पूर्वजों का धन संरक्षण करता है, वाणी से धन कमाता है, बैंकिंग और फिनांस को समझने वाला होता है, शेयर बाजार को समझने वाला होता है, और साथ ही साथ धन का सही निर्गमन करता है, ब्राह्मणों का पूजक होता है, धर्मशास्त्र का अध्ययन करना, उसमें रुचि रखना, और साथ ही साथ दान पुण्य करने वाला भी होता है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला होता है। तो बुध का प्रभाव यहाँ पे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, जिस स्थिति में व्यक्ति के पास आत्मविश्वास मजबूती से बना है। दूसरे नंबर पे अगर देखें तो बुध नौमांश चक्र में कुंभ राशि में बैठे हैं शनि के साथ, यहाँ भी व्यक्ति के दाम्पत्य को अच्छी स्थिति में देख रहा हूं, कोई कमजोरी नहीं है। दशमांशा चक्र में व्यक्तित्व ठीक है, समझ ठीक है, क्रिएटिविटी ठीक है, और तकनीकी की समझ भी ठीक है। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में नीच के बैठे हैं, 23 अंश के श्रवण नक्षत्र में इमोशनल बना रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। राहु के साथ बैठे होने के कारण पर विशेषतया वो राहु से प्रभावित नहीं होंगे, वो अपना काम करते रहेंगे, और वहां वो राहु से बहुत ज्यादा निगेटिवली अप्रोच नहीं करेंगे, और कम से कम यहाँ पे गुरु चांडाल जैसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। और गुरु नवांश चक्र में उच्च के हो जा रहे हैं, इस वजह से भी उनका नीच भंग हो जाएगा। जबकि दशमांशा चक्र में वो वहां पे भी अच्छी स्थिति में देखे जा रहे हैं। वहां व्यक्ति अगर चाहे तो व्यापार कर सकता है, रेंटल प्रॉपर्टी से धन कमा सकता है, और कई बार अपने पिता की संपत्ति से भी अच्छी खासी आमदनी जनरेट कर सकता है। मतलब आरंभ में व्यक्ति का थोड़ा जो है वो किशोरावस्था में धर्म के प्रति समझ कम रहे, जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाएगा वैसे वैसे वो अच्छाई की तरफ बढ़ते जाता है। या आपने कई बार देखा होगा कि आरंभ में जब व्यक्ति उम्र के शिखर पे होता है तो उसको अपनी भुजाओं पे बल ज्यादा होता है और वो कुछ गलत कृत्य भी करता है, पर बाद में जब अवस्था प्राप्त कर जाता है
तब उसके बाद वही गलती जो वो कर चुका होता है, जब वही कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उसको समझ में आता है कि ये गलती मैंने भी की थी, और फिर उसको सही और गलत का एहसास होता है। तो ऐसी ही कुछ स्थितियां इस जातक के जीवन में भी देखने को मिल रही हैं, जहां 28वें वर्ष के बाद व्यक्ति के जीवन में चरित्र चिंतन में बदलाव, कारोबार में बदलाव, नौकरी में, जीवन में बहुत व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। शुक्रदेव नीच के हैं। पाचन तंत्र मैंने पूर्व में बताया है, पाचन तंत्र, वीर्य की सुरक्षा, ब्रह्मचर्य का पालन, महिलाओं से सावधान, और किसी भी तरीके से अगर हो सके तो यात्राओं में भी थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, मीठी चीजों से बच के रहना चाहिए। और शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव है तो ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आवश्यक होगा। शुक्र बैठे हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, इस अवस्था के आधार पर भी व्यक्ति को धर्म की समझ रहती है। नवांश चक्र के आधार पर भी शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठ रहे हैं, जहां पे व्यक्ति को समझ में बढ़ोतरी होती बन रही है। वहां वो अगर बाहर भी जाना चाहे तो जा सकता है। दशमांश चक्र के आधार पर ऐसे परिणाम मिल रहे हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में 12वें भाव में, वो हर्षित बली होते हैं, और नवांश चक्र के आधार पर वो ग्रह आपको नौकरी में सफलता देने वाला बन रहा है। शनिदेव बैठे हैं 3 अंश के, थोड़े कमजोर अवस्था में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, और सूर्य उन्हीं के संग बैठे हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे ठीक ठाक कहूंगा। यहाँ पिता और पुत्र में कभी कभी मतभेद के कारण घर का कलह बना रहता है, इसको ठीक करना होगा, और उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा पिता पे बनती है। नवांशा चक्र में वो शनिदेव स्वग्रही हैं, और उनके ठीक पीछे शुक्र राहु बैठे हैं। इस वजह से ससुराल अच्छा मिलता है, ससुराल में बड़ी आदर और प्रतिष्ठा होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। दशमांशा चक्र के आधार पर भाग्य का सुख व्यक्ति को मिलता रहेगा, और निश्चित रूप से वो अपने कारोबार में उच्च शिक्षा की तरफ भी अगर बढ़ना चाहे तो निश्चित रूप से बढ़ सकता है। ऊंची डिग्री, बिजनेस वाली डिग्री, कोई अच्छी डिप्लोमा कोर्स हो जाए, या फिर अपने कारोबार को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए अगर कोई समुचित डिग्री लेना चाहता है तो निश्चित रूप से कर सकता है। ये हैं आपके शनिदेव। राहुदेव आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं, क्योंकि जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का अधिपति कम से कम इस कुंडली का योग कारक ग्रह है। केंद्र में बैठे राहु खराब नहीं होते, शुभ ग्रह के प्रभाव में बैठे राहु खराब नहीं होते, लेकिन छठवें और तीसरे भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, इस वजह से वो जातक को मेहनती तो अवश्य बनाएंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा से विभिन्न ग्रहों का संबंध। चंद्रमा से द्वितीय भाव में मंगल व्यक्ति को कठोर और कड़वा बोलने वाला, लेकिन धन को बचाने वाला बना देते हैं। चंद्रमा से दूसरे घर में केतुदेव व्यक्ति को अनुभवी और भविष्य को देखने वाला बना देते हैं। चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में शनिदेव व्यक्ति को नौकरी करने वाला बनाते हैं। चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में शुक्रदेव व्यक्ति के दाम्पत्य को कमजोर करते हैं। चंद्रमा से चतुर्थ स्थान के बुधदेव व्यक्ति को निर्णय लेने में कमजोरी और इमोशनल ब्लैकमेल होता है। चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में सूर्य व्यक्ति के बुद्धि लब्धि क्षमता को कमजोर करते हैं, और अपनी बुद्धि का सतत सही इस्तेमाल कई बार व्यक्ति नहीं कर पाता है। चंद्रमा से 8वें घर में जो गुरु बैठे हैं वो कई बार व्यक्ति को पेट का रोग देते हैं, जबकि चंद्रमा से 8वें घर में जो राहु बैठे हैं वो व्यक्ति को रिसर्चर और ज्ञान से युक्त लेकिन बहुत ज्यादा चिंता में रहने वाला और सोचने वाला बना देते हैं। अष्टक वर्ग पे आपका ध्यान लेके आता हूं। हमें अपने व्यक्तित्व को अभी संवारने की आवश्यकता है। हम गलत मैत्री में जा सकते हैं, और देर तक सोना, देर तक जागना, यह हमारे लिए जहर से भी ज्यादा नुकसान होगा। मांसाहार इस कुंडली के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होगा। घर में मांस मदिरा बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसके साथ साथ व्यवहार ठीक है, पति की सुरक्षा, पत्नी की सुरक्षा, बच्ची की सुरक्षा, बेटी बेटियों की सुरक्षा, इसका ध्यान आपको निश्चित रूप से रखना होगा, क्योंकि मंगल नीच के हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं तो पैतृक धन की स्थिति बहुत अच्छी है। पराक्रम और बढ़ाने की आवश्यकता है। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, मानसिक शांति को एकाग्रता रखने के लिए अच्छी नींद लें, प्राणायाम करें। इसके साथ अगर देखें तो विद्या में, एजुकेशन में कभी कभी मतभेद होगा, हालांकि वो अगर थोड़े बहुत संघर्ष से आप पार पा जाते हैं तो आप उसमें भी विजेता बन जाएंगे। नौकरी और व्यापार में नौकरी के योग ज्यादा हैं। साइड बिजनेस आप कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी का योग इस कुंडली में नहीं है। इसके साथ साथ इस कुंडली का रिसर्च अच्छा है। भाग्य के बल को बलवान बनाने के लिए खूब शिव जी की पूजा करें, मंदिर धोएं, मंदिर दर्शन करें, शिव जी को सफेद चंदन अर्पित करें, रुद्राक्ष की माला भेंट करें, तांबे का नाग शिव जी को अर्पित करें, अपने पितरों के नाम पे अमावस्या को दान करें। ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके साथ साथ इस कुंडली का करियर 100% बहुत अच्छा है। जरा भी डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाभ आप प्राप्त कर जाएंगे, इसमें भी संशय नहीं है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। कुंडली की कुछ बेसिक चीजों पे आपका ध्यान ले जाऊं, जैसे नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र में दान करना अच्छा रहेगा, और इसके अतिरिक्त श्रवण नक्षत्र, पुनर्वसु, उत्तराषाढ़ा, हस्त, आश्लेषा, श्रवण, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे रहेंगे। इसके साथ अगर देखते हैं तो विवाह अगर करना हो तो कन्या राशि कन्या लग्न, मिथुन राशि मिथुन लग्न, धनु राशि धनु लग्न, मीन राशि मीन लग्न, और विवाह की दिशा उत्तर पूर्व बने तो ज्यादा उत्तम होगा।
इसके साथ साथ धन कमाने के लिए अगर आपकी कुंडली जाना चाहती है तो उत्तर दिशा की तरफ जा सकती है। विवाह की दिशा उत्तर पूर्व बहुत अच्छी है। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं मीन, मेष, वृष, मिथुन, दक्षिण दिशा के मकान में भी रह सकते हैं और कई बार आप पूर्व दिशा के मकान के लिए भी अच्छा रहेगा। इस कुंडली में हमें सावधान कब कब होना है, क्योंकि ये चर प्रकृति की राशि बनी है केंद्र में। चर प्रकृति की कुंडली के लिए एकादशवां भाव बाधक भाव होता है, हालांकि वो बिल्कुल स्वतंत्र है, वहां पे कोई भी ग्रह बैठे नहीं है, इस वजह से वो एक अच्छी बात बन रही है। गुरु राहु के संपर्क में आ रहे हैं, इस वजह से मन अशांत हो रहा है। मंगल केतु के संपर्क में आ रहे हैं, इस वजह से सामाजिकता कभी कभी परेशान करेगी। सूर्य बुध शुक्र 12 में है, इस वजह से व्यक्ति के जिम्मेदारियों का भाव उस पर रहेगा। बहुत छोटी अवस्था में उसको समझदार बनना पड़ता है। हालांकि इस कुंडली में निर्णय गलत होने के बड़े सारे चांस बने हुए हैं। एक बात और बता दूं, दशमांसा चक्र में शनि और बुध का बैठना बहुत ही उत्तम परिणाम देगा करियर के लिए। मंगल और केतु का बैठना भी सामान्यतया बहुत अच्छी बात होगी। यहां सूर्य और चंद्रमा का संबंध व्यक्ति को यशोवान और प्रतिष्ठावान बनाएगा। 12वें भाव में शुक्र व्यक्ति को एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी देंगे, जबकि गुरु और चंद्रमा का संबंध व्यक्ति के उत्कृष्ट सफलता का द्योतक होगा और निश्चित रूप से जातक अपने पराक्रम के बल पे अपने समाज का नाम रोशन कर सकता है। इस कुंडली में इतनी योग्यता तो मैं पक्के तौर पे देख रहा हूं। दशमांसा चक्र का योग कारक ग्रह बुध इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं। मंगल यहां भी 6वें भाव के अधिपति होकर के दशम में बैठे हैं। यहां पे 6वें भाव के स्वामी गुरु मंगल से दृष्ट हैं। यहां पे जन्म कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसमें गुरु और सूर्य का संबंध और लग्न में बुध और शनि का होना। शनि और बुध ये दोनों एक दूसरे से मित्र होकर के केंद्र और त्रिकोण के अधिपति होकर के दशमांसा चक्र को बहुत ही एक एनर्जी दे रहे हैं। ऐसी अवस्था में जातक को अपने करियर पे विश्वास रखना चाहिए। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और भी ज्यादा इसमें निरंतरता से आगे बढ़ने पे आपके जीवन का सबसे जो बेहतरीन चैप्टर बना है वो आपके करियर का बना है और मैं इस पे ठप्पा लगाता हूं, कोई काट नहीं सकता है। तो इस वजह से आप निर्बाध गति से बढ़ते जाइए और निश्चित रूप से आपको एक न एक दिन सफलता बहुत ही ऊंचे पायदान पे जाकर के मिलेगी। आप समाज के सबसे श्रेष्ठ अधिकारी के रूप में अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। लग्न, नवांसा और दशमांसा कुंडली के आधार पर मैं ये बात सिद्ध करता हूं कि इस कुंडली का करियर वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा अच्छा है, लेकिन परेशान पर्सनल फ्रंट पे व्यक्ति रहेगा। अंक मैंने बता दिया, अंक 8 अंक बहुत अच्छा है। रंग गेरुआ, पीला और सफेद ये ठीक है। रत्न जीवन पर्यंत आप जिसको धारण करना चाहते हैं तो आपकी कुंडली के आधार पर आप चाहें तो शुक्र का रत्न सदैव धारण कर सकते हैं। सफेद पुखराज भी धारण किया जा सकता है। सूर्य का रत्न माणिक्य भी कभी कभी इस कुंडली में धारण किया जा सकता है। ये बात। दूसरे नंबर पे अगर बात कहें तो अंक मैंने बताया 8। राशियां जिनसे आप मैत्री कर सकते हैं कुंभ और मिथुन होंगी। शत्रुता न करें मेष, सिंह और धनु वालों से। इतनी सारी बात। अष्टक वर्ग के आधार पर जो सिद्धांत निकल करके सामने आ रहा है उसके आधार पर गुरु, सूर्य और चंद्रमा इनकी दशाएं आपके जीवन में माइलस्टोन साबित होंगी और बेहतरीन होंगी, जबकि शुक्र, राहु, केतु, मंगल, शनि और बुध ये आपको परेशान करने वाले होंगे। भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख आपकी कुंडली में 100% बहुत अच्छा है। थोड़ा देर से होगा लेकिन अच्छा होगा। माता और पिता में से मातृपक्ष न्यायप्रिय है और पूर्णतया न्यायप्रिय है। पिता के साथ संबंध, माता और पिता के संबंध ठीक नहीं है। पिता जिम्मेदार हैं और उनको अपनी बुद्धि नियत बदलनी होगी, नहीं तो ये कुंडली एक अच्छी खासी एनर्जी के बावजूद नष्ट हो जाएगी और उसका सारा पाप पिता को लगेगा। मैं जानता नहीं, मैं देख नहीं रहा, पर मैं इस कुंडली को देखकर के इतनी बात तो पक्के तौर पे कह रहा हूं। दूसरे नंबर पे इस कुंडली में संतति वगैरह का भी सुख सामान्यतया ठीक है। आप मंगलीक नहीं है। और भी चीजें जो मैं आपको बता दूं, हमें सावधान कब कब रहना है, कौन कौन सी दशा मारक सिद्ध हो सकती है। मंगल में केतु, मंगल में शुक्र, मंगल में राहु, मंगल में शनि। इसके साथ साथ गुरु में शनि, गुरु में शुक्र, गुरु में राहु, ये कष्ट मारक देने वाले ग्रह दशाएं बन सकती हैं। पेट का ध्यान हमेशा रखिएगा। कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।